दोस्तों स्वागत है ध्येय की टेस्ट सीरीज में। ये टेस्ट सीरीज जो है आर ओ की है, ROARO GS की है ये, ठीक है। तो हिंदी का हमने देख लिया ROAR का ध्येय का, ये GS का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो GS में ये GS2 का है, दूसरे नंबर की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। T1 हमने देख लिया है, टेस्ट 1, और ये टेस्ट 2 है, ठीक है। तो इसमें जो है समान अध्ययन का टेस्ट रहेगा और फरवरी 2023 का इसमें करंट अफेयर्स है, जिसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। जिसको हम लोग ज़्यादा फॉलो नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया है। मगर जो समान अध्ययन है वो तो हमेशा रिलेवेंट रहेगा हर एग्ज़ाम के लिए, सॉरी हर समय के लिए, या तो 24 हो, 25 हो, 26 हो। तो जो ट्रेडिशनल है, जो पारंपरिक जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो तो चेंज होंगे नहीं। करंट की चीज़ें बदलती हैं, तो करंट वाले को जब एग्ज़ाम होगा तो उसका हम करंट अफेयर्स पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले इंडियन पॉलिटी की जो क्लास चल रही है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। जो इंडियन पॉलिटी की है तो उसमें बेनिफिट आपको ये है कि पहले थ्योरी वाला पार्ट चलता है, फिर उसके बाद उसके जो PYQ आए रहेंगे, एग्जाम में आए हुए होते हैं, उनका वीडियो डाल दिया जाता है। तो थोड़ा डिटेल में है वो, UPSC, UPPCS, ROARO, BPSC, उत्तराखंड PCS, MP PCS। जो PCS की आप तैयारी कर रहे हैं या तो UPSC के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी बेहतर है वो, ठीक है। मेंस के लिए अलग से क्लास चलेगी। तो अभी BPSC की मेंस की जो है, जो PYQ क्वेश्चन है उसके, ठीक है, तो उसको हम लिखवा देंगे। जितने PYQ आए हुए हैं BPSC में, तो उसका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसका जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम करवा देंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इससे जुड़ने के लिए तो मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप। तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पॉलिटी वाला देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला इसमें भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक और भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन। ये कह रहा है कि उपयुक्त उपाधियाँ सृजन किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, वारेन हेस्टिंग्स है, रॉबर्ट क्लाइव है, लॉर्ड वेलेस्ली है। तो किससे संबंधित है ये? तो एक लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 से 93 ईस्वी तक भारत में गवर्नर जनरल रहा था, ठीक है। 1786 से 93 तक ये जो है भारत का गवर्नर जनरल रहा था ये, ठीक है। पदों पर योग्यता के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति का नियम इसी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। इसमें जो है भाई भतीजावाद इसके समय बहुत कम हुआ था, जिसके जो योग्य था उसको उसने नियुक्ति किया, ठीक है। इसने भारत के शासन, न्याय एवं राजस्व व्यवस्था में कई सुधार किए। समझ रहे बात को? तो कई सुधारों में ये तीनों था कि सिविल सेवा का जनक है, पुलिस सेवा का भी जनक है ये, और जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन इसने किया था। और जो सेंट्रलाइज पावर थी DM के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उस समय जो तो उसके पास जो पावर थी उसको इसने बांट दिया, ठीक है। उसको थोड़ा कम किया उसको, और इसने कहा कि एक आदमी के पास इतना पावर रहना ठीक नहीं है। तो उसी समय इसने जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की थी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। तो मैडम भीकाजी कामा थी, ये तो थी ही। M बरकतुल्ला, तो M बरकतुल्ला भी बाहर थे। BB अय्यर, ये भी बाहर थे। और MN राय तो बाहर सभी लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के भयंकर सपोर्टर थे। ये भी कम्युनिस्ट पार्टी से ही जुड़ी थी मैडम भीकाजी कामा जो थी, ठीक है। तो कौन सा सही है उपरोक्त क्वेश्चन में से, कौन सा है? तो कूट से उत्तर देना है हमको। तो ये चारों लोग थे, ठीक है। D आंसर इसका सही है। उपरोक्त में जो सभी थे किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए थे और विदेशों में रह के भारत में क्रांतिकारी आंदोलन में या उस तरह से अपने विचारधाराओं से सपोर्ट करते थे। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले की परिणति के रूप में फांसी दी गई। तो ढेर लोगों को तो पता ही नहीं है, बस ये जानते हैं कि फांसी हो गई है, मगर पता नहीं है कि फांसी दी किस लिए गई थी। ये लाहौर षड्यंत्र केस के लिए, काकोरी के लिए, हावड़ा षड्यंत्र के लिए, दिल्ली षड्यंत्र के लिए, या जो बम फेंका गया था असेंबली में उसके लिए फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इनको लाहौर षड्यंत्र केस के लिए फांसी की सज़ा दी गई थी। तो याद रखिएगा, ढेर लोगों को पता ही नहीं है किस लिए दी गई थी। तो केंद्रीय असेंबली में जो बम कांड हुआ था, तो केंद्रीय असेंबली में बम कांड हुआ, प्लस जो सैंडर्स हत्याकांड में जो शामिल अभियुक्त थे उन पर जो चलाया गया मुकदमा को लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता था। तो केंद्रीय बम कांड और सैंडर्स हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों पर चलाया गया जो
मुकदमा था उसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को लाहौर केस की परिणति पर फांसी दी गई थी। ठीक है, तो कब दी गई थी इनको? तो 23 मार्च 1931 था कि 32 था, इसको बताइए। अब 32 था कि 31 था? देखते हैं कौन इसको जानता है। गांधी इरविन समझौता में इस फांसी को नहीं रोका गया था गांधी जी द्वारा। तो 31 था कि 32 था, समझिए, बताइए इसको। इन्हीं दोनों में से एक है, नेट में देख के बताइए, मगर बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी का परित्याग कर दिया गया था? तो सर की, नाइटहुड की, कैसर हिंद की, लॉर्ड की। तो नाइटहुड की उपाधि इन्होंने दे दी थी। बी आंसर सही है, नाइटहुड की उपाधि दिया था इन्होंने। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था, याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई? तो उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी, वो कौन सा था? तो सामवेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद है, सी आंसर सही है। ऋग्वेद की जो रचना थी उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी, इसका जो रचना थी वैदिक काल में ही हो गई थी। ठीक है, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से हम संहिता कहते हैं। ठीक है, और वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन जो ऋग्वेद है, ठीक है, इसकी रचना ऋग्वेदिक काल में हुई थी। और वर्ण शब्द का जो प्रथम बार उल्लेख मिला था वो हमको कहाँ मिला था? तो ऋग्वेद में ही मिला था। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना है उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, 6ठे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया बौद्ध धर्म का कौन सा है? सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म है, इनमें से कोई नहीं है? तो 6ठवें का आंसर बताना है आपको। तो सुत्त पिटक कहा जाता है, ये आंसर सही है। तो बौद्ध धर्म का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो त्रिपिटक है, इनमें जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। ठीक है, तो इनमें जो सुत्त पिटक है वो बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं उसको। ठीक है, ए आंसर सत्य है इसका। 7वां है अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख तीर्थ तथा उनमें प्रमुखों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो 7वां है इसमें जो अर्थशास्त्र में जो तीर्थ हैं तो कौन सा सही सुमेलित है बताना है। तो तीर्थ हैं और प्रमुख है। तो आकाराध्यक्ष जो है खानों का अध्यक्ष होता है, और सूनाध्यक्ष जो होता है बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता है, और सीता अध्यक्ष जो है राज्य की कृषि विभाग का अध्यक्ष होता है। तो नीचे दिए कूट की सहायता तो बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो सभी सही है, इसमें डी आंसर सही है, तीनों का जो है मिलान सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 8वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा एक कालाक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर आता है? तो सबसे लास्ट में कौन सा इसमें हुआ था वही बताना है आपको। ठीक है, तो सती प्रथा का जो प्रतिबंध लगा था 1828 के आसपास लग गया था। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, और बुज डिस्पैच आया था 1953-54 के आसपास, 1854 के आसपास आया था। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जो 1878 में आया था। ठीक है, तो सबसे बाद में कौन हुआ था? रॉलेट एक्ट हुआ था, बी आंसर सत्य है, सबसे बाद में रॉलेट एक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये मोटा मोटी तो याद है, ये प्रमुख घटनाएं हैं, तो प्रमुख घटनाओं में ये सब आती हैं, तो इनको तो याद ही रहना चाहिए आपको। अगर एग्जैक्ट डेट नहीं याद है तो मोटा मोटी आपको सन याद रहना चाहिए। ठीक है, तुरंत ही लगा लेंगे ऐसा क्वेश्चन। 9वें नंबर क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? तो अकबर है, बाबर है, जहांगीर है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो किसके वो समकालीन नहीं थे? तो बाबर के समकालीन नहीं थे, बी आंसर सही है, बाबर के समकालीन नहीं थे वो, जो गोस्वामी तुलसीदास थे। ठीक है, तो सुप्रसिद्ध जो भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास थे, अकबर एवं तथा जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, इनका जो काल था 1532 से लेकर 1623 ईस्वी में तक था। ठीक है, याद रखिएगा। तो दो शासकों का काल इन्होंने देखा, अकबर का और जहांगीर का। ठीक, 10वें नंबर क्वेश्चन है कि वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, जोनाथन डंकन, राधा कृष्ण देव। तो कौन थे, आपको क्या लग रहा है इसमें? तो जोनाथन जो डंकन थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तथा राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया था। ठीक है, इन्होंने जो बनाया था डेविड हेयर और राजा राम मोहन मिलकर जो
कलकत्ता हिंदू कॉलेज जो बनाया था वो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया था। तो इसका सी आंसर है 10वें का, जोनाथन डंकन थे। अगला है कन्नौज की राजधानी थी देवगिरी के यादव शासकों की, परमारों की, मैत्रकों की या मौखरी शासकों की? तो मौखरी शासकों की थी, डी आंसर सही है। मौखरी शासक को जानते क्या कहते हैं? तो मौखरी वंश के शासक जिसमें हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा प्रमुख थे। ठीक है, इसकी राजधानी कन्नौज थी। तो मौखरी वंश की स्थापना जानते कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद हुई थी। ठीक है, उत्तर गुप्त जो थे उनका जब पतन हो गया तो मौखरी वंश का स्थापना हुआ था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। रचनाएं और रचनाकार है। तो अगर रचनाएं और रचनाकार का अगर वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे ही प्राचीन भारत के शुरुआत में वीडियो डाली गई है इसमें, तो इस महीने 2-3 महीने पहले डाली गई थी। तो प्राचीन भारत की जितनी भी बुकें हैं उनका नाम है, मध्यकालीन भारत का है और आधुनिक भारत के, तीनों का वीडियो पड़ा हुआ है। 3-3.5 महीने पुराने जो वीडियो है उसको देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको, थंबनेल भी लगा होगा इसका, आप उसको वहाँ से प्रीफर कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, तो पहला है कुमार पाल चरित्र, इसने लिखा है। कर्पूर मंजरी, ललित विग्रह राज, ललित विग्रह राज किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो अब डी का तीसरा पहले लगा दीजिए, तो डी का तीसरा बस एक ही में है, तो पहला आंसर हो गया इसका। ठीक है, मगर और भी हम लोग देखते हैं। राजशेखर बहुत इंपॉर्टेंट है, जयचंद्र सूरी के बारे में कई बार पूछा है, सोमदेव के बारे में पूछा है, तो ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजशेखर का क्या लिखे हैं, आपको क्या लगता है राजशेखर के क्या लिखे थे? तो कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर हैं, तो ए का बी हो जाएगा, बी का पहला होगा, बी का पहला हो गया। ठीक है, और ललित विग्रह राज जो है, ललित विग्रह राज सोमदेव लिखे थे। ठीक है, तो सी का चौथा हो जाएगा, सी का चौथा हो गया। और कुमार पाल चरित्र जो लिखा था, जयचंद्र सूर्य ने लिखा था, पाल वंश के जो शासक थे उनके यहाँ, तो 2 आंसर से हो गया, तो ए इसका आंसर सही है। ठीक है, ए आंसर सही है। कुमार पाल चरित्र जो लिखा था जयचंद्र सूर्य ने लिखा था, कर्पूर मंजरी राजशेखर ने लिखा था, ललित विग्रह राज जो है सोमदेव ने लिखा था, और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कैलाश मंदिर जो एलोरा में है के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, अब बताना कौन सा सही है। तो पहला कि यह जो है द्रविड़ शैली में निर्मित है, तो पहला ठीक है। दूसरा है इस मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था जरूर, बहुत ही अच्छा मंदिर है। इसको अगर देखना होगा आपको तो आप गूगल पे डाल के देखिएगा, इसको बहुत बढ़िया बना है। तो 8वीं ईस्वी में लगभग बना था, 757 से 783 ईस्वी के बीच में लगभग बना है इसका। ठीक है, सी आंसर से ये दोनों ही कथन सत्य हैं इसका। नरसिंह जो थे राष्ट्रकूट वंश के, नरेश कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन संत हैं और कार्यक्षेत्र है, सही सुमिलित नहीं है बताना है। तो शंकर देव को बता रहा है कि असम में, तो शंकर देव जो है असम में, ठीक है। मलूक जो दास थे, मलूक दास राजस्थान बता रहा है, तो जो मलूक दास थे वो इलाहाबाद के काड़ा क्षेत्र में थे, ये गलत है। नरसिंह मेहता जो है गुजरात में, ठीक है। नामदेव महाराष्ट्र में थे, ये भी सही है। तो मलूक दास तो ये इलाहाबाद क्षेत्र में थे, इलाहाबाद का जो काड़ा क्षेत्र है उसमें थे, तो बी वाला ही इसका गलत है, बी आंसर सही है इसका। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ हो गया। तो सल्तनत काल का साम्राज्यवादी युग का मतलब होता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला जो युग है। तो मान लीजिए पहले उत्तर प्रदेश में ही सल्तनत काल का शासन था, तो अब ये एमपी में भी जाना चाहेगा, ये बिहार में भी जाना चाहेगा, नेपाल में भी जाना चाहेगा, तो विस्तार करेगा। तो विस्तार करने वाले को ही साम्राज्यवादी कहते हैं, जो अपने साम्राज्य को बढ़ाए। तो सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ किसे कहते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी है, बलबल है, नसरुद्दीन महमूद है, मोहम्मद बिन तुगलक है। तो अलाउद्दीन ही है, ए आंसर सही है, अलाउद्दीन ही है। ठीक है, अलाउद्दीन ने ही चारों तरफ जीता सबको। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में मदद ए मास मुगल काल में मदद ए मास के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? मदद ए मास, तो इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से था, तो पहला ठीक है। मदद ए मासा में जो विद्वानों को मुक्त में भूमि दी जाती थी, राजस्व मुक्त भूमि दी जाती थी, तो उसी को कहते हैं मदद ए मासा। यह भूमि हस्तांतरित नहीं थी, तो ठीक है, जिसको दिया गया है बस उसी के पास रहेगी, ये किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता था।
तीसरा है ग्राही के पास यह भूमि आनुवांशिक रूप से रहती थी, तो ग्राही जो ले लिया इसको एक बार आनुवांशिक रूप से उसके रहेगी, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी अब इसी पे जो है कर मुक्त जो है राजस्व मुक्त या कर मुक्त खेती करेगा। तो तीनों ही कथन सत्य है इसमें, तो इसका डी आंसर सही है कि सभी कथन सत्य हैं मदद ए मासा की। अगला है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था। तो भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने का जो मुख्य मतलब था, फोर्ट विलियम कॉलेज था, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ था, मेयो कॉलेज था, दिल्ली कॉलेज था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1800 ईस्वी में कौन सा जो शासक था जो शासन कर रहा था बताइए? तो उसमें तत्कालिक गवर्नर लॉर्ड बेलेजली था। लॉर्ड बेलेजली था, तो उसी के शासनकाल में बनी थी। इसका उद्देश्य था जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करें तथा भारत में अच्छे से राज करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर का समाचार पत्र है और भाषा है। पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो जो भारत मित्र है हिंदी में था, तो भारत मित्र हिंदी में था, ये बात ठीक है। प्रजा मित्र गुजराती में था, ये भी याद रखिएगा, ये भी सही है। राष्ट्रमत मराठी में था, ये भी ठीक है। नायक जो था अंग्रेजी में नहीं था, ये बंगाली में था, बंगाली। ठीक है, डी आंसर इसका सत्य है, बंगाली में था। नायक जो था बंगाली में था और बाकी जो है सब सुमेलित हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाली जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया था। यह अधिनियम पारित हुआ था। तो राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया। यह अधिनियम पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था जूरी अधिनियम? तो 1829, 1826, 1830, 1831। इन समय तो मामला ही खत्म हो गया था बेचारू का, कहा इसमें रोकेंगे वो। तो बी आंसर सही है। 1826 में जो जूरी एक्ट आया था उसी का उन्होंने घोर विरोध किया था। तो यह अधिनियम 1826 में पारित हुआ था। इसमें जो प्रावधान था कि किसी भी ईसाई की सुनवाई किसी हिंदू या मुस्लिम द्वारा नहीं की जा सकती। तो इसमें जो ईसाइयों की जो वाद विवाद था कोर्ट में अगर आया है तो उसमें जो कोई हिंदू जज है या मुस्लिम जज है वो ईसाइयों की सुनवाई नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि जो ईसाई थे अपने आप को सर्वोच्च मानते थे। अब सर्वोच्च की जो ऊंचाई है उसके नीचे वाले सर्वोच्च का जो कोई भी मुकदमा है उसको अगर उसके नीचे वाले लोग जिनको नीच मानते हैं उनके नीचे वाले लोग जाके सुनवाई करेंगे, वो उनको बर्दाश्त नहीं था। इसी वाले ये एक्ट लाए थे जिसका घोर विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया कि ये सरासर ही गलत है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं और संगठनों को उसके पास वर्ष के अनुसार पहले से बाद में के क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो वेद समाज, तो मैं लिख देता हूँ, वेद समाज की जो स्थापना हुई थी 1864 में हुई थी। तो वेद समाज की स्थापना किसने किया था? तो श्री धरालू नायडू ने किया था। श्री धरालू नायडू। ठीक है, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, तो मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी जो है अब्दुल लतीफ़ ने इसकी स्थापना 1863 में किया था। 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने किया था। ठीक है, तत्वबोधिनी समाज, तत्वबोधिनी जो सभा थी इसकी स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। देवेंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है, ठाकुर ने की थी, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। किसने किया था प्रार्थना समाज? तो आत्माराम पांडुरंग है, पांडु। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी, अभी देखे थे हम लोग, विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी 1874 में। तो पूछ रहा है कि इनका जो है कूट हमको लगाना है कि सबसे पहले से सबसे बाद में कौन हुआ था। ठीक है, तो सबसे बाद में कौन हुआ था? प्रार्थना समाज 1867 दिखा रहा है, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, 1774 को उल्टा लिख दिया मैंने। एशियाटिक 1784 है, सबसे लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, सबसे पुराना यही है, तो 4 2 में 3 में है। सबसे पहले कौन आएगा ये बताइए मुझे? तो 1784 वाला एशियाटिक सोसाइटी आएगी, तो 3 सबसे पहले आएगा, 3 बस 2 में है। 3 के बाद कौन आएगा? तो
3 के बाद 5वां आएगा, तो पहले में है, तो ए आंसर सही है। ठीक है, 3 5 2 1 4 यही ठीक है, तो याद रख लीजिए इसको, इससे पूछता है जरूर से, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो विदेशी यात्री हैं और शासक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। तो अल मसूदी कब आया था, राल्फ फिंच कब आया था, राल्फ फिंच जब समझ लीजिए, और डोमिंगो पायस जो आया था ये देवराय वराय के समय आया था। फ्रांसिस्को पेलसार्ट ये कब आया था, तो यही बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो डोमिंगो पायस जो है अच्युत देवराय जो लिखा हुआ है, तो ये पुर्तगाली यात्री था और विजयनगर साम्राज्य के शासक ये आया था कृष्णराय के समय आया था, कृष्णदेवराय। ठीक है, कृष्णदेवराय के काल में आया था। और जो अल मसूदी बगदाद का था वो प्रतिहार वंश के शासक महिपाल के समय आया था, तो याद रखिएगा इसको, कृष्णदेवराय के समय डोमिंगो पायस आया था। सी आंसर सही है, यही सही सुमेलित नहीं है, सी वाला, बाकी सब सुमेलित है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित मिलाम हिमनद में से किस नदी का उद्गम हुआ था। मिलाम हिमनद से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है इसमें, तो शारदा नदी है, नुब्रा है, मंदाकिनी है, मानस है। तो दिमाग लगा के बताइए किस नदी का उद्गम जो है उस समय हुआ है, तो शारदा या काली नदी का हुआ है। ठीक है, मिलाम का ए आंसर सही है। उत्तराखंड से जो है नुब्रा नहीं निकलेगी, ठीक है, मानस निकलेगी, मंदाकिनी या शारदा, तो शारदा या काली नदी ए आंसर सही है, मिलाम हिमनद से निकली है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नुब्रा नदी का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से है, ठीक है, ये इसीलिए गड़बड़ है नुब्रा। मंदाकिनी नदी जो है सुमेरु ग्लेशियर से। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन चुनना है हमको। तो पहला है कि दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, तो दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, ये सही है गलत है ये बताइए। तो ये बिल्कुल सत्य कथन हमको बताना है, कौन सा सत्य है। तो एक सत्य कथन है, मध्य में स्थित है, जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। तो जब राम जी सीता जी की तलाश में घूम रहे थे तो दंडकारण्य में गए थे वो। ठीक है, तो इसी के आसपास किचकिंदा पर्वत था। ठीक, तो दंडकारण्य जो पठार था, पठार है जो मध्यवर्ती भाग में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, बिल्कुल ही सही है। मालवा का पठार जो है नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, भी ठीक है, इसका डी आंसर सही है, सभी सत्य हैं इसमें। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट पर निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सबसे दक्षिण में स्थित है, तो सबसे दक्षिण में बता रहा है, तो नागरकोइल है, कुन्नूर है, जंजीरा है, सिंधु दुर्ग है। तो आप जब इसको देखेंगे तो केरल का जो होगा, सब तमिलनाडु में जो होगा वो सबसे नीचे होगा। तो जो नागरकोइल है एक प्राचीन नगर भी है ये, इसका ए आंसर सही है कि यही सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, जंजीरा जो है महाराष्ट्र में है, सिंधु दुर्ग भी महाराष्ट्र में है। सिंधु दुर्ग का किला था जो मराठों का, तो उससे आप इसको समझ सकते हैं। कुन्नूर जो है केरल में है, नगर कोइल जो है तमिलनाडु में स्थित है। नगर कोइल का जिक्र जो है प्राचीन भारत में भी हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पूना संधि 1817 में हुई थी, ये किसका परिणाम थी, पूना संधि किसका परिणाम थी, ये पूना संधि। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का नहीं थी, द्वितीय का भी नहीं थी, ये तृतीय का थी। ठीक है, तृतीय आंग्ल जो मराठा युद्ध हुआ था तो उसमें पूना पैक्ट हुआ था, पूना संधि हुई थी 1817 से 18 में, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था ये बात। तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में जब हुआ था युद्ध में, पेशवा बाजीराव द्वितीय पराजित हुआ था। ठीक है, तभी हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कथन कारण वाला क्वेश्चन है, तो कथन है इसमें कि धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं। ठीक है, धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, ये बात सही है। दूसरा, सूर्य की किरणों इनकी गैसों को चमकीला बना देती हैं, तो दोनों ही कथन सत्य है, ए आंसर इसका सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ जब बढ़ते हैं तब उसी समय हमको दिखाई देते हैं, और सूर्य की किरणें जो हैं इसकी गैसों को चमकीला बना देती हैं घर्षण के कारण, तो ये भी ठीक है। तो व्याख्या ये दोनों सही है और आर एक ही व्याख्या भी कर रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जनजाति है और अवस्थिति है, पूछ रहा है सही सुमेलित है। तो खस जनजाति जो है उत्तराखंड में है, वो अरुणाचल प्रदेश में है, तो नहीं। खस कहाँ पे है, खस उत्तराखंड में है, उत्तराखंड JNK में है, और कहाँ पे है, HP में, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और तमरिया जो है, तमरिया झारखंड में है,
तमरिया झारखंड में है, बात बिल्कुल सही। तो यही सही सम्मिलित है बी वाला, बाकी जो है सही सम्मिलित नहीं थी। तो खस उत्तर अरुणाचल प्रदेश में ना होकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। लिम्बूस तमिलनाडु में है, तो लिम्बूस सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में, तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है। अंगामी जो है असम में है, तो अंगामी असम में नहीं है, नागालैंड में है, नागालैंड में, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है कि यही सत्य सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह की हैं। तो जो वर्तमान अभी जो फसलें बोई गई जो खेत में हैं, अगर नहीं याद आ रहा है तो इस पर सोच लीजिए। जब वर्तमान समय अभी जब ये है, कै तारीख है आज, तो 27 जनवरी है, 27 जनवरी 2025 में जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो इस समय जो फसल बोई गई हैं सब जो है रबी की फसलें हैं। तो जौ, चना, मटर, सरसों यही बोया गया है, ठीक है। चना चावल नहीं बोया गया, चना ज्वार सरसों ये बोया, बाजरा गेहूँ दाल ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए आंसर सही है, ठीक है। रबी की फसल में जो है 28वें का ए आंसर सही है, ठीक है। तो रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू ये जो है सब बोया जाता है। इन फसलों की जो बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर में होती है और कटाई इसकी मार्च से अप्रैल में शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसका ए आंसर सही था। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है। तो कौन सा है, तो मणिकर्ण जो है गर्म झरना है। तप्त पानी भी है, ये भी जो है गर्म झरना है। बजेश्वरी जो है ये भी गर्म झरना है। कोडाई कनाल जो है ये तप्त झरना ना होके झील है एक, ठीक है। तो कोडाई कनाल कहाँ पे झील है, तमिलनाडु में झील है, याद रखिएगा। तमिलनाडु की ताज़े पानी की एक मानव निर्मित झील है ये, ठीक है। और मणिकर्ण कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में ये भी मिलान कराता है। तप्त पानी भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है तप्त पानी, तो उड़ीसा में है तप्त पानी, तप्ता पानी है, ठीक है। और बजेश्वरी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है भाई, बज्रेश्वरी तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर जो है बी है, कोडाई कोनाल। 30वां है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जादूगोड़ा कई बार पूछा है। तो जादूगोड़ा में मिलता क्या है आखिर, जादूगोड़ा में तो यूरेनियम उत्खनन के लिए, कोयला उत्खनन के लिए, हीरा के लिए, सोना के लिए, तो यूरेनियम के लिए है। झारखंड का सिंहभूमि जिला जो है जादूगोड़ा, सिंहभूमि जिले में जादूगोड़ा स्थान जो है यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। 31वां है, सौर कलंक चक्र जो है सन स्पॉट साइकिल औसतन कितने वर्ष में होता है। तो 21 है, 11 है, 15 है, 25 है, तो 11 वर्ष में होता है, बी आंसर सही है, ठीक है। तो जो सूर्य से जो सौर ज्वाला निकलती है, सोलर फ्लेयर निकलती हैं, उसके निकलने के स्थान पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, इसे जो है सौर कलंक कहते हैं, स्पॉट कहते हैं, इसको सन स्पॉट कहते हैं। इसमें जो बनने बिगड़ने की जो प्रक्रिया है औसतन जो है 11 वर्ष इसमें लगता है, और 11 वर्ष में एक साइकिल पूरी होती है। तो एक काला धब्बा बनता है और फिर बिगड़ के फिर दोबारा जो काला धब्बा बनता है, तो 11 साल लग जाते हैं उसमें, उसके बनने में। उसी को सौर कलंक कहते हैं या सौर कलंक साइकिल कहते हैं इसको, ठीक है। तो जो सौर कलंक होता है वो अपेक्षाकृत ठंडा भाग होता है अपने बगल वाले, जहाँ पे सौर कलंक नहीं हुआ उससे, जिसका जो है औसतन तापमान जो होता है सौर कलंक का वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 32 नंबर का कि निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सा प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो कनारी है। तो कनारी जब देखे होंगे अब अफ्रीका जो यहाँ पे मोरक्को के पास ये थोड़ा सा बहती है कनारी की जलधारा, ठीक है। तो ये तो नहीं है। फॉकलैंड कहाँ बहती है, फॉकलैंड जो बहती है अटलांटिक महासागर में, ये नीचे के पास में फॉकलैंड है, ये ऐसे जो है दक्षिणी फॉकलैंड यहाँ पे शायद है, फॉकलैंड यहाँ पे बहती है। हमबोल्ट है या लेब्राडोर है, बताना है, हमबोल्ट है या लेब्राडोर है। तो जो हमबोल्ट की धारा है वही पेरू के पीछे जो बहती है वही हमबोल्ट की जलधारा है, ठीक है। लेब्राडोर भी नहीं है, लेब्राडोर जो है अटलांटिक महासागर में ऊपर बहती है। तो हमबोल्ट की धारा जो है इसी को पेरू की धारा कहते हैं। तो पेरू में जो है पेरू है, तो इसी को पेरू की धारा कहते हैं, पेरू के आसपास बहती है ये, ठीक है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है ये, और मानसून को प्रभावित करने वाली जो अल नीनो ला लीना परिघटना का संबंध जो है इसी जलधारा से है, हमबोल्ट की जलधारा से, ठीक है, या पेरुअन जलधारा से संबंधित है। फॉकलैंड, कनारी या लेब्राडोर अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। तो फॉकलैंड यहाँ पे बहती है और लेब्राडोर ऊपर बहती है यहाँ पे अमेरिका कनाडा के सामने।
ठीक है, तो ये सब है। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? तो मकर रेखा किससे नहीं गुजरती है? तो बोलीविया है, नामीबिया है, चिली है, मेडागास्कर। तो किससे नहीं जाती है? तो बोलीविया से नहीं जाती है। तो मकर रेखा जो है ब्राज़ील, पाराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिणी अफ्रीका, टोंगो या नामीबिया से गुजरती है। ठीक है, तो बोलीविया से नहीं गुजरती, ये आंसर सही है। अगला जो है 34 नंबर का कि भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो भूकंप मूल जो होता है, तो भूकंप जो सर्वप्रथम जहाँ से उद्भव होता है उसका तो उसको भूकंप मूल कहते हैं। जहाँ पर भूकंपी तरंगे को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो अधिकेंद्र जो है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ से भूकंप जनरेट हो रहा है, तो ये तरंगे ऐसे जाती हैं ऊपर। ठीक है, तो जहाँ जो पहले जहाँ जाएगी, जो तरंग सबसे पहले जहाँ पे पृथ्वी की सतह पे रिकॉर्ड होगी उसको अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र। ठीक है, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। तो पहला गलत है। दूसरा, भूकंपी तरंगों को जहाँ सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये इसकी बात कर रहा है और ये जो है इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो अदला बदली हो गया, तो इसका डी आंसर सही है, न तो एक न तो दो। ठीक है, मगर जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो पूछा असत्य क्वेश्चन कौन सा है, तो उसका सी आंसर सही हो जाएगा कि दोनों ही कथन असत्य हैं। ठीक है, तो जो भूकंप मूल होता है जिसे ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, सॉरी ईपी सेंटर नहीं, हाइपो सेंटर कहते हैं इसको। तो जहाँ पे उद्भव होता है तो इसको काट लीजिए, तो उद्भव के केंद्र को कहते हैं। जो भूकंप मूल होता है, भूकंप मूल को जो साइंटिफिक भाषा में इसको क्या कहते हैं, जहाँ पे निकलता है हाइपो सेंटर कहते हैं इसको, हाइपो सेंटर कहते हैं। और जो अभिकेंद्र होता है जहाँ भूकंप तरंगें सबसे पहली बार मापी जाती हैं, रिकॉर्ड होती हैं, उसको ईपी सेंटर कहते हैं, ईपी सेंटर। ठीक है, ईपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट लिख दिया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैस में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा में जल वाष्प है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन है। सर्वाधिक मात्रा में जल वाष्प पाई जाती है, ये आंसर सही है। 35वें का ए है, सर्वाधिक मात्रा में जल वाष्प पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्रमुख मिलता है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग में विचार करने, तो एटलस पर्वत जो है उत्तर दक्षिण अमेरिका में, तो एटलस पर्वत उत्तर दक्षिण अमेरिका में है, ये गलत है। तो एटलस पर्वत है कहाँ? कौन सा सही सुमेर थे? एटलस पर्वत उत्तर दक्षिण अमेरिका में, तो पहला गलत है। एटलस पर्वत उत्तर दक्षिण अमेरिका में नहीं है। एटलस पर्वत जो है अफ्रीका में है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है, ये गलत हो गया। ओका वांद्रो जो द्रोणी है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा है ओका वांगरो द्रोणी जो है दक्षिण पश्चिम अमेरिका, ये बात ठीक है। अबिसीनिया का जो पठार है पूर्वी अफ्रीका में है, ये भी बात ठीक है। तो 2-3 इसका सही है, बी आंसर सत्य है इसका, 2-3 सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है अगलुहास की बेसिन जो है वो कहाँ पे है? तो अगलुहास बेसिन जो है हिंद महासागर में है, आर्कटिक में है, प्रशांत में, इनमें से कोई नहीं, तो हिंद महासागर में है, ये आंसर सही है। तो अगलुहास बेसिन जो है हिंद महासागर में है। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर की सीमा नहीं बनाता? भूमध्य सागर की भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता। स्पेन है, तुर्की है, जॉर्डन है, सीरिया है। तो सीरिया नहीं बनाता, डी आंसर सही है। सीरिया नहीं, जॉर्डन नहीं बनाता है। ठीक है, भूमध्य सागर जॉर्डन नहीं बनाता है, सी आंसर सही है। ठीक है, यूपीएससी में पूछा था इसको, यूपीएससी का क्वेश्चन है, जॉर्डन जो है नहीं बनाता, इंपॉर्टेंट था ये। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भूसन्नतियों को पर्वत का पालना कार्डले ऑफ माउंटेन किसको कहा जाता है? तो डेविस ने कहा था। ये किसने कहा था कि पर्वतों का पालना कहा था भूसन्नतियों को? तो डेविस ने, हैरी हेस ने, पिंक ने, कोबर ने। तो ये बात कोबर ने बोली थी। कोबर का जो सिद्धांत है उसमें बोला गया था, डी आंसर इसका सत्य है, कोबर ने कहा था। जर्मन भूगोलवेत्ता कोबर ने है। कोबर के अनुसार भूसन्नतियाँ पर्वतमाला का पालना रही हैं। बलित पर्वतों का निर्माण इन्हीं पर होता है। कोबर ने हिमालय तुल्य पर्वतों के लिए इसी सिद्धांत की जो है विस्तृत व्याख्या की थी। ठीक है, तो जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो टेथित भूसन्नति से हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। 44वां है जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है? तो जैव आवर्धन से
सबसे अधिक कीट मछली, मानव, मवेशी। तो मछली सबसे अधिक प्रभावित होती हैं, बी आंसर सही है। तो जैव आवर्धन से सबसे अधिक मानव प्रभावित होते हैं, सी आंसर सही है, मानव प्रभावित होते हैं। क्यों? कि सबसे लास्ट में कंज्यूम यही करते हैं मछली को। तो जैव आवर्धन क्या होता है? तो जैव आवर्धन होता है जो इसकी प्रक्रिया होती है, जो प्रदूषण का संकेंद्रण आहार श्रृंखला के एक जीव से दूसरे जीव में होता है। क्योंकि मानव एक सर्वाहारी प्राणी है जो सभी पोषण स्तर के भोजन प्राप्त करता है, अतः मानव में विषैले पदार्थ का संचयन संभावना सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो मानव है, इसका सी आंसर सही है, मानव है। ठीक है, ये मानव है। तो अब देखे होंगे कि जैसे मछली है, मछली ने अगर खाया कुछ तो इसके बॉडी में कुछ जाएगा। ठीक है, इसको कोई दूसरा खाया तो उसके बॉडी में कुछ संकेंद्रण होगा। अब मछली के अलावा और समुद्री जैसे घोंघा है, वो भी कुछ खाया, जैव आवर्धन वाली जो चीज़ें हैं उसको खाया। ठीक है, तो इसके शरीर में कुछ गया, फिर इसके बाद इसको कोई खाया, फिर इसको मानव खाया। तो मानव डायरेक्ट कभी घोंघा भी खाता है, मछली को डायरेक्ट खाता है। या जो मछली को खाने वाले जीव जंतु हैं, जैसे मान लीजिए बगुला है और समुद्री पक्षी हैं जिनको मार के मनुष्य भी खाता है या मछली से भी खाता है। तो मछली से भी इनका जैव आवर्धन गया, इस चिड़िया को भी खाया, यहाँ से भी गया, घोंघा खाया, इसको भी से गया। तो सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ? तो सबसे अधिक प्रभावित मानव हुआ। तो सी आंसर इसका मानव सर्वाधिक प्रभावित होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है? तो पोलिनेशिया जो है द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, उसमें जितने भी पोलिनेशिया में देश आते हैं तो उसमें कई 36 या कितने देश हैं पोलिनेशिया में। तो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा इसमें नहीं है। तो ठीक है, पोलिनेशिया के प्रमुख जो देश हैं उसमें टोंगो है, समोआ है, हवाई द्वीप है, टुवालू है, कुक है। ठीक है, तो टोंगो है, कुक है, सुमाओ है, गिलबर्ट नहीं है। तो गिलबर्ट माइक्रोनेशिया द्वीप का समूह है, सी आंसर सही है। गिलबर्ट जो है माइक्रोनेशिया का है। ठीक है, 41 हो गया। 42वां देखता हूँ। तो 42वां क्वेश्चन कथन कारण वाला है। तो कथन कह रहा है कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवन का सर्वोत्तम विकास होता है। तो दक्षिणी में जो होता है 40 से 65 डिग्री के बीच में पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि 40 से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोध का अभाव है। तो दोनों ही कथन सत्य है और जो ये है उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ए आंसर सही है, सही बात है। तो इसका ए आंसर ठीक है। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही है। इसी में चीखता चालीसा और तेज साठा जो नहीं नाम होता है पछुआ पवनों का, तो ये यही इसी डिग्री में होता है। 40 से 65 डिग्री के जो हवाएं होती हैं इन्हीं में ये सब होता है। और वो दक्षिणी गोलार्ध में जब चलती हैं तब होता है, क्योंकि वहाँ भूमि का अवरोध कम है, वहाँ पे महाद्वीपों की संख्या कम है दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 65 के बीच में। 43 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानीय पवनों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय पवने हैं, प्रभाव क्षेत्र है। तो काराबुरान, तो काराबुरान जैसे नाम है तो लग रहा है कि मुस्लिम नाम है, तो वो मध्य एशिया के आसपास ही होगा या फिर अरब वाला देश होगा। तो पहला का कौन सा होगा? तो पूछ रहा सही सुमेलित नहीं। तो पहला जो है तारिम बेसिन मध्य एशिया, ये ठीक है। ब्लिजार्ड जो है बहुत ठंडा है ये, तो ब्लिजर्ड जो है ये कनाडा में चलता है, ये ठीक है। ठीक है, ब्लैक रोवर जो है, तो ब्लैक रोवर जानते कहाँ चलती है? तो उत्तरी अमेरिका का जो विशाल मैदान में चलने वाली है गर्म और शुष्क धूल भरी पवन है ब्लैक रोवर। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में नहीं चलती, यही गड़बड़ है। उत्तरी अमेरिका में चलती है। सामुन जो है ईरान में चलती है। सी आंसर सही है, जो ब्लैक रोवर है उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में चलती है। 44वां है, निम्न व्यक्तियों में से कौन सा उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? तो उप प्रधानमंत्री नहीं रहे वो कौन है? तो मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री रहे हैं, चौधरी चरण सिंह भी उप प्रधानमंत्री रहे हैं, चंद्रशेखर जी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, सी आंसर सही है। चौधरी देवीलाल भी उप प्रधानमंत्री रहे हैं, सी आंसर सही है इसका। ठीक है, सी आंसर ठीक है। चंद्रशेखर जो है उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। 10 नवंबर 1991 से 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तो मोरारजी देसाई जो थे इंदिरा गांधी के समय में, और चौधरी चरण सिंह जो थे मोरारजी देसाई के काल में, तथा चौधरी देवीलाल चंद्रशेखर कार्यकाल में उप मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये सब गठबंधन की सरकार का नतीजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता? तो संप्रभु का मिलता है, कल्याणकारी, समाजवादी, लोकतांत्रिक। तो कल्याणकारी का नहीं मिलता है, इसका सी आंसर सही है। ये बस भावनाओं को समझ के बताया गया कि कल्याणकारी जो राज्य का जो सिद्धांत है वो कहाँ पे मिलता है हमको, तो DPSP में मिलता है। ठीक है, कल्याणकारी नहीं मिलता, बाकी सब मिलता है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति
पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं है किसमें वर्णित है? सॉरी, पुनर्निर्वाचन का पात्र है वो किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 55 में, 56 में, 57 में, 58 में। तो राष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचन का पात्र है, ये अनुच्छेद 57 में वर्णित है। 57 में सी आंसर सही है, 57 में कहा गया है। अगला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है 47 नंबर का। कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ये बिल्कुल सही है। कारण है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो अभिन्न अंग होता है, इसके मतलब क्या सही है इसमें बताना है आपको। तो जो है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, इस वजह से ये संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है। तो ये सही नहीं है। दोनों कथन सत्य है मगर उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। बी आंसर सही है, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति के बारे में सत्य नहीं है? तो उपराष्ट्रपति के बारे में कोई सत्य नहीं, कौन सा है इसमें? तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये भी सही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है। तो जो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति है वो अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है, 1 साल तक लेने। यही गलत है, सी आंसर गलत है। 6 माह के लिए कार्य कर सकता है, ओनली 6 माह। मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। तो हाँ, दे सकता है। अगर वो अध्यक्ष है राज्यसभा का, तो जो निर्णायक होता है तो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ा भी चुके हैं। कहीं ना कहीं पॉलिटी में कहीं ना कहीं जिक्र इसका हो गया है। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था वो किसके लिए आया था? 69वां था, 61वां है, 73वां है। तो 73वां तो आया था भाग 9 के लिए, 4 हो गया। 61वां जो था वो चुनाव में मतदान के लिए जो उम्र की गई थी 21 से 18 की गई थी, जिसके लिए आया था, 3 हो गया। 69वां संविधान संशोधन जो था दिल्ली राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, ये भी सही है, 2 हो गया। 52वां संविधान संशोधन जो था 10वीं अनुसूची के लिए आया था, तो 1 हो गया। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही है, ए आंसर ठीक है। ठीक है, 1 जो है ये सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का। किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें कितने दिन पहले देनी पड़ेगी? तो 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 7 दिन। तो 14 दिन पहले देनी पड़ेगी, ये आंसर सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 में, 1954 में, 1955 में या 1956 में? तो 1955 में किया गया था, सी आंसर सही है। ठीक है। तो आर्टिकल 300 राजभाषा आयोग का कहाँ पे आर्टिकल में जिक्र है? तो आर्टिकल 344 में है। आर्टिकल 344 में राजभाषा के आयोग के गठन का उपबंध करता है। और प्रथम राजभाषा जो आयोग गठन हुआ था जीबी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। जीबी खेर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। प्रथम जो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे जीबी खेर थे, 1955 में किया गया था। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत की थी। ठीक है। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल कर लिया गया था? तो कौन सा वर्ष है जब इसको शामिल किया था? 52वां बताना है। तो 1990 है नहीं, 1989 नहीं, 1969 भी नहीं, 1992 में किया गया था, डी आंसर सही है। तो 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1992 में दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा उनका निर्वाचन होता है। उनका निर्वाचक मंडल में जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। तो ये सब मामला इसमें आता है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार करना है। तो अनुच्छेद 249 है, अनुच्छेद 109 है, अनुच्छेद 112 है, अनुच्छेद 110 है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो इसमें से कौन सा जो अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है? तो चौथा 9वां तो नहीं देगा, 109 और 110 तो नहीं देगा। और 249 जो है ये प्रदान कर सकता है और 312 कर सकता है। 249 जो है ये राज्य को पावर देता है कि राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर केंद्र जो है या संसद जो है कानून बना सकती है, अगर ऐसा प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा अगर दे देती है। 249 में लिखा गया है। ठीक है। 312 में क्या है? तो इसके अंतर्गत अखिल भारतीय जो सेवाओं का सृजन करने का जो विशेष अधिकार है वो राज्यसभा को दिया गया है। तो 1 और 3 इसका सही है, सी आंसर सत्य है इसका। ठीक है। तो सी आंसर सही है। 249 में है
राज्य सूची के में वर्णित विषयों पर राष्ट्रीय महत्व का अगर विषय घोषित करने के लिए राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है कि ये घोषित करवा सकती है, और अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करवा सकती है राज्यसभा। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो हमने बताया था, मूल कर्तव्य पढ़ाया था, तभी बताया था ये मूल कर्तव्य, अब मूल अधिकार और डीपीएसपी को घाल करके इसी में पूछता है कि कौन सा इसमें मूल कर्तव्य नहीं है। तो वन, झील, नदी तथा अन्य वन्य जीवों की रक्षा करना ये है। देश की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना ये भी है। राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, मतदान करना। तो मूल कर्तव्य जो है मतदान करना नहीं है, डी आंसर सही है। मतदान करना जो है मूल कर्तव्य नहीं है, तो 54वें का डी आंसर सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर का है कि निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है? तो बताइए। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को हमने बताया है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमने फंडामेंटल राइट बताया, इसी में बताया है। तो आपको मैंने कहा था कि आप मेरा इंडियन पॉलिटी का वीडियो अगर देख लेंगे तो इसको देखते ही कर लेंगे कौन सा आंसर सही है इसका। ठीक है। इंडियन पॉलिटी का मेरा वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसको अच्छा थंबनेल न लगाने की वजह से आपको लग रहा है कि बहुत सही नहीं है, मगर उसको जब पढ़ेंगे, जो सीरियस स्टूडेंट हैं आप उसको पढ़ेंगे, जब आपको अगर लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो उनके लिए रामबाण है एकदम से वो। अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। थोड़ा बड़ा है वीडियो उसका, मगर आप उसको ज़रूर पढ़िए। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं और आपने एक बार पॉलिटिक्स कहीं से पढ़ लिया है, रिवीजन करना है या तो उसको नोट्स बनाना है, आप उसको अच्छे से पढ़िए। देखिए ये सब जो न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो आर्टिकल 13 से हुआ है, 223 से हुआ है, 19 से हुआ है या 32 से हुआ है? आप इसको बताइए। तो हमने बताया था कि जो ए है आर्टिकल 13 को हमने डिस्क्राइब किया था, उसमें बताया था। तो इसमें ही बताया गया था कि जो संसद द्वारा जो है या विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को का न्यायिक पुनरावलोकन जो है न्यायालय कर सकता है। इसी शक्ति आर्टिकल 13 देता है। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही प्राप्त है, चाहे या तो वो संसद की विधि हो या वो राज्य की विधि हो, या विधि की सीमा में या तो कोई परंपरा हो या कोई कार्यपालिका का आदेश हो, किसी का भी कुछ भी हो। अगर किसी के मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो उसको आर्टिकल 13 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को पावर है कि वो आपको उसको उस सीमा तक रद्द कर सकती है जिस सीमा तक वो प्रभावित करता है किसी के मूल अधिकारों को। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? किस में जो परिवर्तन है साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो 106 है, 368 है, 55 है या 162 है? तो 106 में है क्या? तो संसद सदस्यों के वेतन भत्ते हैं, तो इसको तो बहुत जटिल नहीं बनाया सब, अपना फायदा था ना, जटिल नहीं बनाया इसको। ए आंसर सत्य है इसका कि इसी को जो है साधारण बहुमत से इसको पारित किया जा सकता है। 368 जो संविधान संशोधन है इसको जो है विशेष बहुमत से पारित करना पड़ता है, और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली जो 55 में है उसको भी दूसरे तरीके से करना पड़ता है विशेष बहुमत से। और 162 जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इसको भी करना पड़ता है विशेष बहुमत से। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो धर आयोग जून 1948, और दूसरा है जेबीपी समिति जो है 1949, फजल आयोग 1953। तो सही सुमेलित नहीं है, बताना है हमको। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1956। तो राज्य पुनर्गठन आयोग अगस्त 1956 ठीक है। फजल अली जो आयोग है ये भी ठीक है। जेबीपी जो समिति थी 1949 में नहीं थी। ठीक है। ये भी 1948 में ही बनी थी, 1948 में बनी थी। ठीक है। जेबीपी समिति 1948 में ही बनी थी। धर आयोग भी 1948 में बना था, इसका बी आंसर सही है। ठीक है। जेबीपी समिति 1948 में ही बनी थी, दिसंबर 1948 में। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है? तो स्थगन प्रस्ताव क्या होता है उसके बारे में बताना है, कौन सा सत्य है। ठीक है। तो इसका तात्पर्य है मंत्रियों से सूचना एकत्र करना। ठीक है। इसका तात्पर्य है बजट प्रस्ताव में कटौती करना, तो नहीं कटौती प्रस्ताव होता है। इसका तात्पर्य है सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। तो स्थगन प्रस्ताव में क्या सत्य है? तो स्थगन प्रस्ताव जो है सरकार की विशिष्ट नीति में की आलोचना करने के लिए सरकार के विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव होता है ये। ठीक है। सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कह रहा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो CACP है के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताना है।
तो इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश भी की गई थी, तो ये सही नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, खरीद मूल्य पीपी और आवंटन प्राइस इशू प्राइस का निर्धारण करने को सरकार को सलाह देती है, ये सही है। केंद्र सरकार की इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य है, तो बाध्य नहीं है। तो इसका केवल 2 सही है, सी आंसर सही है इसका, केवल 2 सही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कृषि उत्पादन का मूल्य निर्धारण करने के लिए जो खाद्य मूल्य नीति समिति थी 1964 की सिफारिश के आधार पर 1965 में कृषि मूल्य आयोग का स्थापना किया गया था, ठीक है, 1965 में किया गया था। और इसका नाम जो चेंज किया गया था 1985 में, इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। और केंद्र सरकार को इसकी जो संस्तुतियाँ हैं, रिक्वेस्ट है या उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है केंद्र सरकार, ठीक है। तो इसका केवल सी आंसर सही है, दूसरा ही सही था। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार में कृषि निर्यात की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो विशेष कृषि उपज योजना थी 2002 में, 2002-03 में, 2003-04 में, 2004-05 में, 2006-07 में। तो कब की गई थी ये? 2005-06 में की गई थी, सी आंसर सही है, ठीक है। तो विदेश व्यापार में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना 2004 से 5 में शुरू की गई थी। अगला है लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है बताना है। तो महाराष्ट्र, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु है। तो सबसे पहले जो है इसको उड़ीसा ने पारित किया था, बी आंसर सही है। 1970 में उड़ीसा ने पारित किया था, इंपॉर्टेंट है ये, 1970 में उड़ीसा ने किया था, ठीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बस पहले पे तो उड़ीसा था, दूसरे नंबर कौन था? सर्वप्रथम 1900 क्या है, पहला भारतीय राज्य जो है उड़ीसा है, ठीक है। और 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त पद का जो सृजन किया था सबसे पहले महाराष्ट्र ने किया था, ठीक है। महाराष्ट्र ने सृजन किया था, सबसे पहले पद का सृजन किया था, ठीक है। सर्वप्रथम उसने पारित किया था, जो अधिनियम पारित किया था, मगर लोकायुक्त का जो नियुक्ति किया था वो महाराष्ट्र ने किया था, ठीक है। तो इसका जो अधिनियम पूछा था तो उड़ीसा है, ठीक है। महाराष्ट्र जो है जो लोकायुक्त का जो पद था उसको सबसे पहले सृजन किया था, ठीक है। अगला 62 नंबर का कि राज्य का गठन का समय है। तो अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात है, गोवा है, मिजोरम है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है बताना है हमको। तो सबसे पहले जो अरुणाचल प्रदेश 1900 कितने में हुआ था? अरुणाचल प्रदेश 1987 में हुआ था, ठीक है। गुजरात जो 60 में हुआ था, ये भी ठीक है। गोवा जो है, गोवा का गड़बड़ है, 87 में हुआ था गोवा, ठीक है। गोवा 87 में हुआ था, 30 मई 87 को। मिजोरम में 87 में हुआ था, 20 फरवरी को हुआ था, ठीक है। तो इसका जो है तीसरा वाला यही गड़बड़ है, तो ए आंसर सही है। केवल 3 इसका गड़बड़ है, बाकी सब सही है। तो राज्य का गठन उसको पूछता है एग्जामों में। 63वां किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है। तो किसी उद्योग के स्वरूप और उसके आकार का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो निवेशित पूंजी द्वारा, हाँ, टर्नओवर द्वारा, हाँ, विद्युत की खपत द्वारा, हाँ, तीनों द्वारा किया जाता है। डी आंसर सही है, इसका तीनों द्वारा निर्धारण किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कथन कारण वाला है। तो कथन कह रहा है इसमें कि मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। कारण है मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार के माध्यम से संचालित होती है। तो कौन सा इसमें कथन सही है? तो ये बात ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, ठीक है। मौद्रिक नीति जो है मुद्रा बाजार के माध्यम से संचालित होती है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ए आंसर इसका सही है 64वें का। बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 65 नंबर का देखते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का अभिप्राय क्या बढ़ती हुई कीमतों के है? तो मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के है, किसके? क्रय से, स्थिति से, क्रय एवं स्थिति दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया। तो अब बताइए क्या है इसमें, 65वें का आंसर कौन सा है? तो जो मुद्रा की स्फीति है बढ़ती हुई कीमतों से किसके है? तो क्रय कीमतों से, क्रय शक्ति से, ए आंसर सही है, ठीक है। तो जो सामान्य अर्थों में मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य घटता है। तो मुद्रास्फीति का जो अभिप्राय है बढ़ती हुई कीमतें हैं, ठीक है। अगला है 66 नंबर का कि सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो विषय है और संबंधित अनुच्छेद हैं। तो प्रशासनिक अधिकरण 323 का ठीक है। समान नागरिक संहिता 44 में है। परिसीमन आयोग 81 में है। परिसीमन आयोग की बताइए किस में है? परिसीमन आयोग आर्टिकल 82 में है, ठीक है, 81 में नहीं है, 82 में है। तो सी आंसर से गड़बड़, यही सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है, अनुच्छेद 51 में है, ठीक है।
67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? तो फ्री पोर्ट कहते हैं, डच डिजीज कहते हैं, काउंटर ड्यूटी कहते हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं, डी आंसर सही है इसका। ठीक है, तो वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयातित शुल्क की दर निर्मित वस्तुओं पर आयातित ड्यूटी की तुलना में अधिक हो जाती है, कच्चे माल पर अधिक हो जाता है और जो आयातित वस्तुएं हैं, जो निर्मित वस्तुएं हैं उस पर कम हो जाता है, तो उसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा था यूपीएससी में इसको। ठीक है, डी आंसर सही है। 68वां है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को विश्व बैंक भी कहा जाता है। तो चलो ठीक है, ठीक है कि नहीं ठीक है? पहला ठीक नहीं है, सॉरी पहला ठीक है भाई, इसी को अंतर बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो बैंक का जो भी है जो है जिनेवा में ना होकर वाशिंगटन DC में है। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, इसलिए बी आंसर सत्य है इसका। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पे था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, अग्रणी जो बैंक है, जो लीड बैंक योजना थी 1975 के बाद आई थी, 1976 या 77 में आई थी शायद। भारतीय स्टेट बैंक 1955, नाबार्ड 1982। तो सबसे लास्ट में हमको लग रहा है नाबार्ड ही बना था। ठीक है, तो सबसे लास्ट में नाबार्ड बना था। तो अग्रणी बैंक की जो योजना थी 169 में ही आई थी। ठीक है, स्टेट बैंक 1955 में बना था। ठीक, तो नाबार्ड सबसे लास्ट में आया था, डी आंसर सही है, नाबार्ड है, सबसे लास्ट में नाबार्ड ही आया था। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का, इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन है इसका कि केन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना। कारण है कि मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है, जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। तो कौन सा कथन सही है इसमें? तो केन्स का जो पहला कथन है बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए आंसर इसका सही है। ठीक है, तो केन्स की मौद्रिक नीति में कहा, तो मौद्रिक नीति की तुलना में जो राजकोषीय नीति है, जो सरकार नीतियाँ बनाती है बैंक के अलावा, वो जो है कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है। ठीक है, मगर जो है जो राजकोषीय नीति पर्याप्त उसको सफलता मिलती है, कारण यही है। ठीक है, दोनों ही कथन सत्य हैं इसके और व्याख्या भी कर रहा है, ए आंसर सही है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अगला है कि मार्शल मैकलुहान द्वारा वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज की संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी, जो किस पे आधारित थी? तो सामाजिक विकास पे, परिवहन एवं संरचना विकास पे, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास पे या राजनीतिक विकास पे। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो उसको बता सकते हैं किस पे आधारित रही होगी ये, क्या लग रहा है आपको? ठीक है, तो ये परिवहन एवं संचार विकास पे आधारित थी, बी आंसर इसका सही है, परिवहन एवं संरचना विकास पे, रोड रेल और बस गाड़ी जो है, ट्रक हैं, इन पे परिवहन वाले पे, तो बी आंसर इसका सही है। ठीक है, तो जो भविष्यवाणी थी वैश्विक गांव की, वो परिवहन एवं संचार के विकास पे आधारित थी। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो घाटे का जो वित्त व्यवस्था होती है, जो बजट में घाटा होता है, उसकी वित्त व्यवस्था जो की जाती है, तो सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए नहीं होता, भुगतान शेष का समायोजन के लिए भी नहीं होता है, वो आर्थिक विकास के लिए होता है। ठीक है, विदेशी ऋण कम करने के लिए भी नहीं होता, तो आर्थिक विकास के लिए होता है। ठीक है, जो सरकारी नीतियाँ होती हैं उसके क्रियान्वयन के लिए सब होता है। ठीक है, तो आर्थिक विकास के लिए होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का, निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतहों पर उभारने के लिए किया जाता है? तो फ्लोरेसेंट पाउडर है, क्रिस्टल है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, स्वर्ण धूल है। तो फ्लोरेसेंट पाउडर है, ए आंसर सही है, फ्लोरेसेंट पाउडर है वो। ठीक है, तो फ्लोरेसेंट पाउडर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बता रहा है, कह रहा है क्लोरोमाइसेटिन, क्रिस्टल वायलेट, कलाय खंज, न्यूमोकोनियोसिस क्या है? तो मिलान करना है सतह से। ठीक है, तो जो क्लोरोमाइसेटिन है ये टाइफाइड रोधी है, तो 2 हो गया ये। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट जो है, क्रिस्टल वायलेट ये किसके लिए है? तो प्रतिरोधी है, ये 3 हो गया। काला खंज जो है वो खेसरी दाल है, 4 हो गया। और एक न्यूमोकोनियोसिस जो है कोयले में होता है, कोयले की खनन में, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, सी आंसर इसका सही है।
अगला है 75 नंबर क्वेश्चन है कि मैटॉक्स परीक्षण 6 रोग, कैंसर, एड्स, मानसिक आघात, तो किसके लिए है ये? तो 6 रोग के लिए है। ए आंसर सही है। मॉन्टेक्स जो है परीक्षण 6 रोग के लिए होता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है। तो इसके परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबरक्यूलिन नामक तरल की अल्प मात्रा इंजेक्शन के माध्यम से के रूप में लगाई जाती है, ठीक है। अगला है 76 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्त रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड करती है ऐसा। ये हीमोग्लोबिन में घुल के, जो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसी में घुल जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की कैरिंग क्षमता को कम कर देती है, जिससे कि बहुत अधिक दिक्कत होने लगती है और हीमोग्लोबिन से जुड़कर एक कार्बॉक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जिससे कि ऑक्सीजन कैरिंग क्षमता उसकी कम हो जाती है। 77वां भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड। तो भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय अवस्थित है। तो मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में, हैदराबाद में जादूगोड़ा है, नई दिल्ली है तो जादूगोड़ा में है, ठीक है। सी आंसर से जादूगोड़ा में इसका है। भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। जादूगोड़ा में है, इंपॉर्टेंट है। जादूगोड़ा में जो है यूरेनियम की खनन की खान भी है। 78 नंबर का कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो भोजन, काम और उत्पादन का नारा 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, तो किस में दिया गया था ये? तो 78 नंबर सी आंसर सही है, 7वीं में दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, 1985 से लेके 90 में आई थी, तो उसमें ही दिया गया था भोजन, काम और उत्पादन का नारा, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम सूक्ष्म जीव हैं। एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक, फफूंदी, तो प्रोटीन होते हैं। बी आंसर सही है। 79 का बी आंसर सही है। मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं, प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं एवं एक कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, ये अकार्बनिक नहीं होते, जो कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। एंजाइम की खोज जो सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने की थी। कुहने पूछता है, कुहने ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? तो बीज रहित जो फलों का उत्पादन करता है, कौन सा वो है हार्मोन है? तो एथिलीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, या एब्सिसिक अम्ल है, कौन सा है इसमें से में? तो जेब्रेलिन है। बी आंसर सही है। जेब्रेलिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। इसका जो मुख्य उदाहरण है इसमें, जेब्रेलिन जो है एक एसिड है, ठीक है। जेब्रेलिन हार्मोन का जो प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। यह बीजों की सुसुप्ता अवस्था को भंग करके उसे अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये जो है जिब्रेलिन्स जो है यही सही आंसर है। बी आंसर सही था। 81 नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है बताना है, तो फसल है और प्रजाति है। तो आंवला, कंचन, सरसों, वरुणा, मटर, सपना, भिंडी, सूर्या, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? तो ये जो है पूछता है, तो इसका भिंडी का सूर्या नहीं है, ठीक है। सूर्या जो है आम, पपीता तथा आलू की प्रजाति है। सूर्या आम है, पपीता है, आलू की प्रजाति है, ठीक है। बाकी सब सही सुमेलित हैं। कंचन आंवला का है, सरसों वरुणा का है, और सब मटर जो है सपना का है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। तो श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पर क्रेब्स चक्र है। तो श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेस चक्र है, क्रेस चक्र, ठीक है, पहला सही है। दूसरा है क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, तो ये भी ठीक है। दोनों ही कथन सत्य हैं इसके। सी आंसर सही है। क्रेब्स चक्र याद रखिए, कभी भी क्रेब्स चक्र अगर पूछे तो समझ लीजिए एटीपी के जनरेशन से जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में इसका काम चलता है। तो क्रेब्स चक्र की खोज हैंस क्रैब ने की थी। हैंस क्रैब्स ने इसका 1937 में इसकी खोज की थी, इसीलिए इसका उन्हीं के नाम पे पड़ गया था, हैंस क्रैब्स के नाम पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सजीवी संबंध को दर्शाता है? तो उच्चतर पादपों के मध्य और कवकों के मध्य का संबंध लाइकेन है, कवक मूल है, प्रवाल मूल है, शैवाल है, तो क्या दर्शाता है? तो कवक मूल दर्शाता है। बी आंसर सही, कवक मूल। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों विचार करना है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है अनंत होती है, ये बिल्कुल सही है।
जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो ठीक है, अवतल लेंस की भांति ही व्यवहार करता है वो। तीसरा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है, तो ये भी बात सही है। तो सभी कथन सत्य हैं, इसमें डी आंसर सही है, सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का, कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पदार्थ दिया है, उपयोग दिया है, तो ब्रेनाडिल का प्रयोग हिस्टेमिन है, प्रति हिस्टेमिन। कार्बन टेट्राफ्लोराइड अग्निनाशक है। टेक्साल जो है कैंसर रोधी दवा है। नाइट्रोज सेलुलोज जो है संश्लेषित रबर है। तो कौन सा इसमें जो है सही है, तो डी है, जो नाइट्रोज सेलुलोज है वो संश्लेषित रबर नहीं है। नाइट्रोज सेलुलोज जो है विस्फोटक है, विस्फोटक है। बाकी जो है टेक्साल कैंसर रोधी दवा है। कार्बन टेट्राफ्लोराइड जो है अग्निशामक है। और बेनाड्रिल जो है प्रतिहिस्टेमिन है, ठीक है, याद रखिएगा। रक्त के प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन से हैं, तो ग्लोबिन है, फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन, हैपरिन, लिम्फोसाइट। तो फाइब्रिनोजिन ही है कि ग्लोबिन है, बताइए, कि हैपेरिन है। तो हैपेरिन को एंटीथ्राम्बिन भी कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसैकेराइड है, इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता। तो प्रतिस्पंदन जो लिखा है, स्कंदन लिखा तो हम इसको लगाते हैं फाइब्रिनोजन को, और प्रतिस्पंदन लिखा है थक्का न बनना, तो हैरेपिन है वो, ठीक है। हिपैरिन है, हिपैरिन है, ठीक है, हिपैरिन है ये, याद रखिएगा, हिपैरिन। 86 नंबर का सी आंसर सही है। अगला 87 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से होता है। तो बैगनी और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला, पीला और बैगनी। तो सबसे तेज किसका होता है, कई बार पूछा है एग्जाम में। तो 87 का जो है बी आंसर सही है, ठीक है। नीला और लाल का जो होता है प्रकाश में संश्लेषण जो होता है, नीला और लाल का तरंगों का अवशोषण जो तीव्र गति से होता है, तीव्र होता है इनका, ठीक है, ठीक है। तो नीला लाल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्यूडोमोनास सोलेनेसिएरम नामक जीवाणु निम्न किस रोग का कारण बनते हैं। तो स्यूडोमोनास सोलेनेसिएरम नामक जो जीवाणु है किस रोग का कारण बनते हैं। तो बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग, तो बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग के ही बनते हैं, ए आंसर सही है, बाकी तीनों सही नहीं है। तो स्यूडोमोनास और सोलेनेसिएरम ऐसा नाम है ये बिल्ट ऑफ पोटैटो का बनते हैं, ठीक है। नवासी आलू का रोग है, आलू का रोग में वो लगते हैं। नवासी निम्न नदियों में पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताना है। तो गंगा है, गंडक है, घाघर है, गोमती है। गंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, ये बी वाला सही है। गंगा है, फिर गोमती है, फिर घाघरा है, फिर गंडक है, ठीक है, बी आंसर सत्य है। 90 है, इटावा जो है गौरीपुर घराना प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है गौरीपुर घराना इटावा का, याद है आपको। तो सरोद वादन के लिए, तबला वादन के लिए, सितार वादन, बांसुरी वादन, तो ये सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है इटावा का गौरीपुर घराना, इंपॉर्टेंट है। गौरीपुर घराना जो है सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष स्थान पर है, जबकि द्वितीय स्थान पे कौन है। तो गाजियाबाद प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे वाराणसी है, ए आंसर सही है। जनघनत्व में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जो है वो जो है गाजियाबाद पहले स्थान पे, द्वितीय स्थान पे जो है वाराणसी है, तृतीय स्थान पे लखनऊ है, जबकि सबसे कम जो है ललितपुर में है, ठीक है। वाराणसी के बाद में तृतीय स्थान पे लखनऊ है, फिर उसके बाद में ललितपुर है, सॉरी ललितपुर सबसे कम है। 92 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला कौन सा है। तो ग्रामीण जो लिंगानुपात में है उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला जो है बलरामपुर है, सी आंसर सही है, बलरामपुर जो है शीर्ष स्थान पे है, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है, याद रखिएगा। न्यूनतम जो है शिशु लिंगानुपात जो है गौतम बुद्ध नगर में है, ये भी याद रखिएगा। अगला है कथन कारण वाला क्वेश्चन है 93 नंबर का। कथन कह रहा है कि हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, ये ठीक है। पौधों में संचित भोजन पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है, दोनों ही सत्य है, और ये इसका आंसर सही है, दोनों ही व्याख्या कर रहा है, ठीक है, दोनों सत्य है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है कौन सा कथन सत्य है, कीट भक्षी जो पौधे होते हैं उनके बारे में क्या सत्य है। तो वह हरी पत्तियाँ
इनमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं, कीटभक्षी पौधों में सही है। ये उन स्थानों पर पाए जाने वाले चाहते हैं जहां भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, ये भी ठीक है। ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तीनों ही सत्य है, इसका डी आंसर सही है। तो ये नाइट्रोजन जो कीटभक्षी पौधे होते हैं नाइट्रोजन के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, इसका डी आंसर सही है। ठीक है, अगला है 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मैग्नीशियम है क्लोरोफिल निर्माण हेतु आवश्यक तत्व है, तो मैग्नीशियम है। पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है, तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है बताना है आपको। तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, ये बात सही भी है। पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन क्रिया के हेतु आवश्यक है, ये भी बात सही है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, सी आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं भैया। 96 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान जो नेडा है का गठन कब हुआ था। तो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान आप उत्तर प्रदेश, इसका गठन कब हुआ था पूछ रहा है। तो 1980 में नहीं हुआ था, 1983 में हुआ था इसका गठन, बी आंसर सही है, 1983 में हुआ था। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास कहाँ करती है। किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है या अधिकतम जो शहरी संख्या है। तो गोरखपुर में नहीं है, गाजियाबाद में, बागपत, गौतम बुद्ध नगर है, बी आंसर सही है, वो गौतम बुद्ध नगर है। 98वां है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो IIBR, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है वाराणसी में है, ये बात सही है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो है कानपुर में है, ये भी ठीक है। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च जो है लखनऊ में है, ये भी ठीक है। और IIHR जो है हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो है वो बेंगलुरु में है, ये भी ठीक है। हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु में है, ठीक है ये। तो 1 2 3 4 इसका सही है, बी आंसर सही है इसका। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म दे के इसका पूछ लेता है मुख्यालय, तो याद रहना चाहिए आपको। 99 उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी जल्दी से शुरू किया गया था इसीलिए इसको पूछता है, 2-3 बार पूछ चुका है इसको। तो प्रथम बार जो है 24 जनवरी 2018 को किया गया था, सी आंसर सही है। इस बार जो है 24 जनवरी 2025 को जो डिजिटल कुंभ है, डिजिटल कुंभ के तहत इसको पूरा इसका शो किया गया और हजारों की संख्या में ड्रोनों से तरह तरह की आकृतियाँ बनाई गई, काफ़ी भव्य तरीके से बनाया गया। तो सी आंसर सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है। तो कितना % है भैया, इसको समझा दीजिए। तो कितना % है। तो 7.33% है, बी आंसर सही है। इसको याद कर, डिट्टो याद कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। 101 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई थी। तो 1955 में की गई थी, ये बात सही नहीं है। 1955 में की गई थी, अच्छा हाँ 1955 में ही की गई थी इसकी, ये बात बिल्कुल सही है, 1955 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में, याद रखिएगा, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम जो है की स्थापना 1974 में की गई थी। तो राज्य खनिज निगम की स्थापना भी 1974 में की गई थी, ये भी सही है। इसका भी निदेशालय, इस हेडक्वार्टर लखनऊ में ही है। दोनों का मुख्यालय लखनऊ में, याद रखिएगा। दोनों ही कथन सत्य हैं इसमें, मगर इसमें असत्य कथन पूछा है तो इसका डी आंसर सही है, असत्य कथन डी है। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन है कि मेला और उत्सव है और स्थान है। तो रामायण मेला कहाँ लगता है, रामायण मेला कहाँ लगता है। रामायण मेला कहाँ लगता है, तो चित्रकूट में लगता है, सही है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, ठीक है। कलिंजर मेला बांदा में लगता है। कलिंजर के किले पे ही गोला दागते समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, तो बांदा में है। गोला वापस आके इसी को दग गया, इसी पे, जैसे गोला दीवार पे चलाया यहाँ से तोप से, तो भी यहाँ गोला टकराया, फिर इसी के यहाँ आके यहीं दग गया, बेचारा वहीं मर गया तुरंत। दीवार से टकराने के बाद वहाँ फटा नहीं, आके डगर के इसके यहाँ फटा और शेरशाह सूरी खत्म हो गए। सोरों का मेला कासगंज में, 4 सही है। तो 1 2 3 4 इसका सही है, ए आंसर सही है, 1 2 3 4। ठीक है, सोरों का मेला याद रखिए कासगंज में लगता है ये। कलिंजर तो बांदा में समझ ही गए होंगे। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, ये रामायण मेला जो है चित्रकूट में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 103 नंबर का है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के पास था। तो सुरसेन का था, किसी का नहीं था, सुरसेन नहीं था, ये आंसर सही है। और बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुरसेन मथुरा के पास था। जो सुरसेन की राजधानी मथुरा ही थी, याद रखिएगा, सुरसेन की राजधानी जो है मथुरा ही थी। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर है। तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, तो नहीं है पूछा। तो माता टीला बेतवा पे है। राजघाट कहाँ पे है, बता दीजिए इसको, ये भी बेतवा नदी पे है। लहरनी लक्ष्मीबाई बांध भी बेतवा पे है। ठीक है, बाण सागर बांध कहाँ पे है, तो बाण सागर जो है सोन नदी पे है, सोन नदी पर है।
डी आंसर सही है। बाण सागर जो सोन नदी पर है, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है ठीक है, इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन बोल रही है था परेशान कर देती है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि क्या करें ट्रेन भी। 105 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 72वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कब की गई थी, इसको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो अप्रैल 1993 में नहीं की गई थी, 92 में नहीं, 91 में नहीं, 94 में की गई थी, 1994 में, 2 साल बाद की गई थी। बी आंसर सही है। ठीक है, पंचायतों के चुनाव के लिए। 106 नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, बताना नहीं है, तो मंदिर है और स्थान है। तो गोविंद देव मंदिर जो है कहाँ पे है, तो गोविंद देव जो मंदिर है मथुरा में है, ये बिल्कुल सही है। दशावतार मंदिर ललितपुर में है, ये सबसे पुराना मंदिर है। ललितपुर का पुराना मंदिर जो है मंदिर निर्माण के समय का ही मंदिर है, जब मंदिर का उद्भव शुरू हुआ था उसी समय का। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर जो है ये मिर्जापुर नौ के सोनभद्र में है भाई, याद रखिएगा, सोनभद्र में है। ठीक है, दिगंबर जैन मंदिर जो है कौशाम्बी में है। ठीक है, सी आंसर इसका सही है, यही गड़बड़ था। 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है। तो कजरी है, आला है, रसिया है, कार्तिक गीत है। तो कार्तिक गीत नहीं है, यही गड़बड़ है। ठीक है, कार्तिक गीत नहीं है। रसिया कहाँ का है, तो रसिया ब्रजभूमि का है। ठीक है, कजरी है मिर्जापुर का। आल्हा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का है, बुंदेलखंड, माड़ोगढ़ की लड़ाई वड़ाई का इसका नाम सुने होंगे आप। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण वाला है, पूछ रहा है कि 2 फरवरी को विश्व अर्धभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात सही है। इसी दिन रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो कौन सा कथन इसमें सही है, तो इसमें दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ए आंसर सही है। इसी दिन जो है रामसर आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और इसी दिन भी संधि पर सिग्नेचर भी हुए थे रामसर में। रामसर कहाँ पे बताइए, ईरान में कि इटली में। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है, तो नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है भैया, तो तीसरी दुनिया में वृद्ध की जनसंख्या में वृद्धि नहीं, तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या जो है जनसंख्या, नया जनसंख्या बम है। ठीक है, बी आंसर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पूछ सकता है एग्जामों में। शीघ्र बढ़ती रही नगरों की जनसंख्या जो है एक बम के समान कभी भी दग सकती है। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल आ गया। तो कह रहा है कि 2 घड़ियाँ एक साथ 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। पहली घड़ी 14 सेकंड में तथा दूसरी घड़ी 21 सेकंड में बजती है। कितने समय बाद दोनों फिर से एक साथ बजेंगी, तो इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 8 बजे बजेंगी, तो 8 बजे भी बजेंगी, तो इनके बीच के जो समय 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 समय अंतराल होगा। ठीक है, तो प्रथम घड़ी जो है 8 बार बजने में 14 सेकंड लेती है। ठीक है, 14 सेकंड लेती है, अतः प्रति समय अंतराल लिया गया समय इसका कितना होगा, तो समय अंतराल 7 है और ठीक है, और 14 सेकंड में बजती है, तो 7 समय अंतराल है, तो 14/7 बराबर 2, तो 2 सेकंड ले रही है एक बार बजने में। ठीक है, 2 सेकंड ले रही है एक बार बजने में। उसी तरह से 21 सेकंड ले रही है 8 बार बजने में, 21 सेकंड ले रही है, तो 21/7 हो गया सॉरी, तो 21 सेकंड ले रही है, 21 सेकंड ले रही है 7 बार बजने में, तो 1 सेकंड में 3 बार बज रही है। ठीक है, तो अब हमको इसी से निकालना है। ठीक है, तो समझ में आएगा नहीं, एक 2 सेकंड में बजेगा, एक बजने में 2 सेकंड लगता है, एक 3 सेकंड लगता है। ठीक है, तो पहला जो बजेगा 2 सेकंड बाद 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 6 2 2 4 2 6। ठीक है, 2 2 4 5 6, एक और 2 रहेगा, 7 बार बजेगी। वैसे 3 बजेगी, 3 3 3 3 7 बार ये बजेगी। दोनों का एक कॉमन होगा, तो इसका गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो क्या होगा कि 6 बार में जो 6 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो 6 सेकंड के बाद फिर से दोबारा बजेगी, तो आंसर इसका 6 सेकंड होगा, 6 सेकंड में दोबारा बजेगी। ठीक है, अगर आप दूसरे तरीके से लगाते हो तो दूसरे तरीके से लगा लीजिएगा, हम तो इसी तरह से लगाते हैं। ठीक है, अगला है जीओ बराबर 32 लिखा है और सी बराबर लिखा है 49, तो सम बराबर क्या होगा। ठीक है, तो गो को 32 लिखा गया है, तो जी कितना होता है, तो जी 7 होता है। ठीक है, ओ कितना होता है, तो ओ होता है 15, तो जी अब 32 से निकालना हमको, तो जी का उल्टा कितना होता है, तो टी होता है, जी का उल्टा टी होता है, टी बराबर 20 होता है।
और ओ का उल्टा क्या होता है, तो ओ का उल्टा क्या होता है, 12 नंबर पे कौन आता है, ओ का उल्टा एल होता है। तो एल जो होता है 12 पे आता है उल्टे से, अपोजिट से। तो 12 हो गया, तो 20 और 12 कितना हो गया, 32 हो गया। तो क्या किया है, इनका जो क्रम लिख के उनका अपोजिट कर दिया है, ठीक है। जैसे क्रम जी ओ का क्रम लिखा है तो जी 7 है और ओ का 15 है, तो इसका जो है अपोजिट कर दिया गया है। तो अपोजिट क्या किया है, तो एल का जो जी का अपोजिट है वो टी होता है 20, और जो ओ का अपोजिट होता है एल होता है 12। तो 12 और 20 मिलकर 32 हो गए, ठीक है। तो उल्टा कर दिया है, ठीक है। उसी तरह से जो सी है, यस का जो लिख देगा, यस का 19 होता है और इसका जो अपोजिट होता है वो 8 होता है, ठीक है। और एच एच का 8 होता है और इसका जो अपोजिट होता है वो 19 होता है। और ई का जो होता है 5 होता है, और 5 का जो ई का अपोजिट क्या होता है, तो 22 होता है, ठीक है। तो 22, 19 और 8 जोड़ेंगे, तो 22, 19 और 8 जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। 49 आएगा, तो वही जोड़ जोड़ के लिया। तो सम का करेंगे हम पहले उसका, फिर उसका उल्टा लिख लेंगे। तो सम में क्या आएगा, यस ओ एम ई। तो इसमें आएगा 19, 15, 13, 5। इसका अपोजिट लिखेंगे हम, तो अपोजिट 8 होता है, इसका होता है 12, इसका होता है 14, इसका होता है 22। जब इसको जोड़ेंगे तो 22 6 56 आ जाएगा, ठीक है। 56 आंसर सही होगा। 56 कहाँ है, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। तो उल्टा करके जोड़ना है, ठीक है। सीधा उनका लिख लेना है और फिर उल्टा करके जोड़ देना है उसका। अगला राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि उत्तर ऊपर होता है, जो साउथ होता है नीचे होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, ठीक है। तो राजेश 10 किलोमीटर उत्तर चल रहा है, पहले 10 किलोमीटर उत्तर चला यहाँ से, वहाँ से हुआ फिर से 6 किलोमीटर दक्षिण आता है, तो 6 किलोमीटर दक्षिण आया, ठीक है। तो 4 यहाँ रह गया, 6 वो यहाँ पे इस समय आ गया है, ए पे गया, फिर अभी बी पॉइंट पे है, ठीक है। तो 6 मीटर नीचे आया वो, फिर वो 3 किलोमीटर पूरब की हो जाता है। तो पूरब किधर है, 3 किलोमीटर इधर से पूरब गया, ठीक है, पूरब हो जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। तो 3 किलोमीटर गया मान लीजिए यहाँ तक, तो इसको जोड़ लीजिए। तो नॉर्थ ईस्ट में पहली बात, तो नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व में तो 5 किलोमीटर है, बस ख़त्म, और कुछ नहीं करना है। देखिए, और उत्तर पूर्व किसी में है ही नहीं, समझ रहे हैं। तो अपने जो वर्तमान समय से कितना यहाँ से मान ली चला है, तो वर्तमान से कितना दूरी पे है वो, यहाँ से गया है। तो वर्तमान में अगर यहाँ से जोड़ते हैं हम लोग, तो ये 4 है या 3 है, 4 चौको 16, 3 3 9 25 हो जाएगा, तो 5 हो गया। इसका हो गया आंसर। जब समझ में आया कि नहीं, ऐसे ऐसे। और 4 यहाँ बचा था क्योंकि 6 मीटर नीचे आया था, पूरा 10 ही था। और ये जो 3 इधर है, तो 3 यहाँ पर गया था पूर्व दिशा में। तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 25 हो जाएगा, अंडर रूट फिर 5 हो जाएगा ये। तो वही है 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का है। कह रहा है कि एक पुत्र ने एक महिला का परिचय कराते हुए, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, ठीक है। तो एक पुरुष ने, मान लीजिए पुरुष है, और एक महिला का परिचय कराते हुए, मान लीजिए महिला इधर खड़ी है, इसका परिचय करा रहा है, इसका परिचय करा रहा है और कह रहा है कि इसकी जो माँ है, इस महिला की जो माँ है, ठीक है, मेरी सास की, तो इसकी जो सास होगी तो ऊपर ही होगी, इसकी सास जो होगी, मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो ये इसकी इकलौती पुत्री है। तो क्या हो, तो उस पुरुष का महिला से क्या संबंध हुआ, तो इकलौती पुत्री तो यही हुई ना, इसकी सास की इकलौती पुत्री यही हुई, इधर नहीं, यही हुई, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो पूछ रहा है कि उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो पति का संबंध होगा, इस पिता का होगा। फिर से करते हैं। एक पुरुष ने महिला का परिचय कराते हुए, एक पुरुष ने एक महिला जो है इसका परिचय करा रहा था और कहा कि इसकी जो माँ है, तो इसकी जो माँ है, ठीक है, इसकी माँ जो ये है, इसकी माँ है मेरी सास की। तो इसकी जो सास है, इसकी मान लीजिए ये सास है, इसकी सास की इकलौती पुत्री है। तो कहा कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, ठीक है। तो उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, ठीक है। तो ये इसकी बीबी हुई, ये जो इसकी बीबी है, पति इसका पति होगा ये, और ये जो इसकी बेटी होगी तो इस सदी का पिता होगा ये, डी से पिता का संबंध होगा, ठीक है।
एक बार समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये पिता होगा, ये बेटी होगी इसकी, पी वाले की बेटी होगी ये। अगला पॉइंट है 114वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, तो आधे से लिखना है हमको, तो आधे से उल्टा लिखना है। तो MLKJIHGFEDCBAN, ठीक है, OPQRSTUVWXYZ। तो यही बोला है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश जो होता है, तो 26,013 तक होता है, तो यम तक होता है, तो विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो इसको विपरीत क्रम में लिख दिए, MLKJ ये तक लिख दिए विपरीत क्रम में, फिर इसके बाद N से फिर सीधा क्रम में N से शुरू कर दिए, NOPQRST। अब पूछ रहा है कि हमारे बाएं से, तो इधर से 18वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यस तक 18वां होता है। 18वां के अब इससे फिर से बाईं हो जाइए, 18वां के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा है, तो इसके बाईं ओर इधर आइए, 1 2 3 4 5 6, ये को नहीं गिने ना हम लोग, तो आर तक ही आएगा, ये बात याद रखिए, आर तक आएगा। ए बीच में ए भी है, इसको नहीं गिने थे हम लोग, तो आर आएगा, यहाँ तक आ जाएगा। यस तक नहीं जाएगा, आर तक जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां क्या होगा, तो 18वें है, तो बाईं ओर से छठा स्तर क्या होगा, छठा पूछा है ना, 1 2 3 4 5 6, छठा क्या होगा, छठा बी होगा। ठीक है, ए आंसर सही है, बी होगा इसका। तो ए था, ए को छोड़ दिया इसलिए हम लोग यस पे चले गए थे, ए को काउंट करेंगे तो आर पे आ जाएंगे। अब आर से छठवां अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 यहाँ, 1 2 तीसरा जो है बी होगा इसका। ठीक है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है साइकिल वाला आ गया, साइकिल वाला आ गया। साइकिल वाला पूछता है, तो गिन लेते हैं पहले कितना इसमें संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 संख्या है। तो 4 का हम क्रम बना लेंगे, तो 4 का बना लेंगे। ठीक है, इसको भी काउंट हो गई है, 1 मिनट, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये 4 का काउंट करा लेंगे। तो कैसे बनेगा, तो ए बी सी, तो ए बी ए दिया हुआ है पहले, अब यहाँ सी लिख देंगे। ठीक है, सी कर देंगे, बी ए सी दिया है, तो 4 का बना रहे हैं इसका, तो फिर लिख के बनाइए इसका। तो जब लिख के बनाएंगे इसको तो ऐसे आएगा, ए बी ए सी, फिर आएगा बी ए सी ए, फिर आएगा ए बी ए सी, फिर आएगा बी ए सी ए, फिर ए बी ए सी, फिर बी ए सी ए, ऐसे क्रम मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस जो भरा जाएगा इसमें 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 क्या भरा जाएगा, तो इसमें भरा जाएगा सी ए, पहले में सी भरा जाएगा। ठीक है, इसमें ए भरा जाएगा, और इस वाले में सी फिर भरा जाएगा, फिर इसमें बी भरा जाएगा, तो बी ए सी ए लास्ट में हो जाएगा। देखिए जब बी ए सी हुआ है तो इसका बी आंसर से ये भरना है बस। ठीक है, भर के 4 का क्रम बनाना है, एक सही फॉर्मेट बनना चाहिए, एक सही क्रम बनना चाहिए, तो वही बताना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है, यूपीएससी में सी सेट में एकदम कन्फर्म है क्वेश्चन इसका। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 3 4 9 16 54 96, तो नेक्स्ट पद क्या होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पद पूछा है, तो 2 दूनी के 4, 4 चौके 16, 16 छके 96। ठीक है, 96 का 8 में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको यहीं तक निकालना है। तो ये निकलेगा 3 वाले से, 3 दूनी के 3 3 के 9 गुणते 3 हो गया है, और फिर इसमें हो गया 9 का 3 गुणते 3 हुआ है। ठीक है, और 9 गुणते 6 हुआ है। अब जो हो गया, ठीक है, तो फिर अब क्या होगा, तो 54 गुणते 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 बढ़ रहा है, तो 6 3 3, फिर 3 जोड़े 6 हो गया, फिर 6 में 3 जोड़े 9 हो जाएगा, तो 54 गुणते 9 हो जाएगा 486। तो 486 सी आंसर सही है, 486 आ गया। तो 486 जो सी आंसर सही है, तो 3 में बस 3 3 बढ़ा के गुणा करना है,
3 का गुणा किए हैं, 3 में तो 9 हो गया है, 9 में 3 का गुणा किया तो 54 हो गया है, तो सॉरी 9 में 6 का गुणा किया तो 54 हो गया है। अब 54 में जब 9 का गुणा किए हैं तो 486 आ गया है, तो सी आंसर सही है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन 117 का कि ऑर्निथोलॉजिस्ट का बर्ड चिड़िया है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होगा? तो मानव विज्ञान होगा। ठीक है, सी आंसर चाहिए, मानव विज्ञान होगा। ठीक, याद रखिएगा। IJL जो है MNP से संबंधित है, IJL जो है MNP से संबंधित है। तो बाकी इसका क्या आगे क्या बनेगा? तो जो I था, ये I जो है 9 है, 10 है, 12 है, इसका संबंध 13 है, 14 है, 16 से हुआ है। ठीक है, तो 9 में 3 बड़ा है, 9 में 4 बड़ा है, 9 4 13, 10 में 4 बड़ा है, फिर 12 में भी 4 बड़ा है। ठीक है, तो 4 4 बड़ा है। तो अब देखेंगे इसमें किस में 4 4 बड़ा है दोनों में। ठीक है, सबका हमको देखना पड़ेगा। ठीक, तो रेंडमली देखते हैं, बी उठा के देखते हैं, तो BQRTUVX एक एक तुल देखना पड़ेगा। 17 है, 18 होता है, T20 होता है। ठीक है, U 21 होता है, V 22 होता है और X 24 होता है। तो 17 4 21, अरे यही में है, 8 4 12 22 हो गया, प्लस हो गया, अब 20 4 24 हो गया। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा, इसको रख के इसको रख के इसको रख के चेक करना पड़ेगा, तो बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 4 का बस बढ़ोतरी हुआ है। अगला है 90 18 16 3 है, इसमें जो ये जो क्या कहते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क्स है, इसी का आंसर बताना है कि कितना होगा। 119 नंबर का है। ठीक है, तो 18 दोनों के 36, 18 है, 18 गुणते 2 है, 18 गुणते 2। ठीक है, और 18 गुणते 5, 18 5 90 हो गया। ठीक है, ये हो गया 36 गुणते 1, अब मान लेते हैं इसका, तो 1 2 5, 18 है, फिर 2 गुणा है, फिर 5 का गुणा है, 13 है, फिर 13 है, फिर गुणते 2 है, बराबर 26 हो गया है, और जो 13 गुणते 5 बराबर 65 हो गया है। ठीक है, तो 15, फिर 15 गुणते 2 30 होगा, तो 30 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब फिर 15 गुणते 5 करेंगे तो 15 5 75 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 आएगा, तो ए आंसर इसका सही है, 30 आएगा। ठीक, बस गुणा करना है। अगला क्वेश्चन है, अगला इसी में ऊपर होगा, ये पूछ रहा है आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो आकृति में त्रिभुज की संख्या तो ABCD करके इसको गिनना पड़ेगा। तो हम इस तरह से गिनते हैं, ABCD इस तरह से लिख के गिनते हैं। तो एक मिनट वीडियो पॉज करके गिन लेते हैं। तो 10 आ रहा है, इसका डी आंसर सही है। ठीक है, तो डी आंसर सही है, इसको आप गिन लीजिएगा, गिनने पे ही होता है। अगला जो क्वेश्चन है अब करंट अफेयर्स का आ गया है। ठीक है, 23 का करंट अफेयर्स पूछा है, तो सब करंट अफेयर्स है, तो इसको छोड़ देंगे हम जितने भी हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सब करंट अफेयर्स हैं। तो करंट अफेयर्स लगातार पूछ रहा है, सब करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो 140 है कि इसे बजट से भी बोझा कि नमस्ते योजना के बारे में पूछा है, नमस्ते स्कीम किस लिए आई थी? तो ये नमस्ते स्कीम इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं। नमस्ते स्कीम किस लिए थी? तो आप बता सकते हैं नमस्ते किस लिए थी? सफाई कर्मचारियों के लिए थी कि पटरी के लिए, आदिवासियों के लिए, किसके लिए थी नमस्ते? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के लिए करना था इसमें, नमस्ते स्कीम में। तो ए आंसर इसका सही था। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, ए आंसर सही है। बाकी जो कोई उस तरह का नहीं लग रहा है मुझे कि जो पूछ सकता है। ठीक है, ये है कि फरवरी 2023 में यायोत्सो झील का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यायोत्सो झील कहाँ है ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये लद्दाख का पहला जैव विरासत स्थल घोषित किया गया, तो पहला ठीक है, ये जैव विरासत स्थल घोषित किया गया था उस समय पे। तो यायोत्सो झील जो है लद्दाख में है, जो जैव विरासत है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कभी पूछ सकता है। यूपीएससी वाले तो 2-3 साल का पूछ देते हैं, तो याद रखिएगा इसको। यह झील काली गर्दन वाले क्रेन के लिए प्रजनन स्थल है, तो ये भी ठीक है, दोनों ही कथन सत्य हैं, इसका सी आंसर सही है। बाकी और देखते हैं कोई ये भी पूछ सकता है, जल जीवन अभियान जो है कहाँ से प्रारंभ किया गया था? जल जीवन अभियान ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था पूछ सकता है कभी भी। 136 नंबर का, तो राजस्थान से हुआ था, सी आंसर सही है। जल जीवन अभियान राजस्थान से प्रारंभ हुआ था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ पे स्थापना की घोषणा की गई है, तो भी इंपॉर्टेंट है। पहला जो प्लांट है कहाँ घोषणा की गई उसको बनाने की, ये 128वां है, कहाँ बनेगा ये?
तो ये गोरखपुर गांव हरियाणा में है। बी आंसर से गोरखपुर गांव हरियाणा में, ठीक है, ये है। ठीक है, तो यही बस था, बाकी नहीं है। तो ये सब याद रखिएगा। उत्तर भारत का जो पहला जो यूरेनियम प्लांट बनेगा गोरखपुर गांव हरियाणा में बनेगा, ठीक है। बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट कर सकते हैं हमको, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।